हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर श्वेताज गुड लाइफ में। मैं इस चैनल पर प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करे हैं मैंने डिलीवरी से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये वाला रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी कि न्यूबॉर्न बेबी की केयर किस तरह से करी जानी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम यूज टू हो जाते हैं, हमें सारी चीजें खुद से समझ में आने लगती है। लेकिन जब बेबी बहुत छोटा होता है, 1 मंथ तक की जो स्टेज होती है, उस टाइम पर बेबी बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं और उस टाइम पर उन्हें ज्यादा केयर लगती है। और उस टाइम पर हमारी भी सिचुएशन इतनी नहीं होती है ऐसी कि हम बहुत एक्टिवली उनकी अच्छे से केयर कर सके। सो फादर की सिचुएशन उस टाइम पर होती है कि वो मदर की केयर करे एंड मदर बेबी की केयर करे। सो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने बेबी की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो रिक्वेस्ट है टॉपिक्स से रिलेटेड वो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, जिससे मैं जिन सारे टॉपिक्स पर मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ 9 टिप्स शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। न्यूबॉर्न बेबी की केयर से रिलेटेड टिप में फर्स्ट टिप मेरी यही है कि आपको किस तरह से बेबी को होल्ड करना चाहिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाउ टू होल्ड योर न्यूबॉर्न बेबी। सो आपको अपना हाथ बेबी के इस जगह पर रखना है ताकि उसके नेक को भी सपोर्ट मिले, उसके बैक को भी सपोर्ट मिले एंड आपका एक हाथ उनके लोअर पोजिशन पर होना चाहिए। इस तरह से आपको बेबी को होल्ड करना है जिससे उसके नेक को भी सपोर्ट मिले एंड आप उसे नीचे से भी पकड़ सके, क्योंकि उस टाइम पर बेबी अपने नेक को होल्ड नहीं कर पाते हैं कुछ मंथ तक, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीने तक बेबी अपने नेक को होल्ड नहीं करते। उस टाइम पर आपको उन्हें उनके नेक को सपोर्ट देना चाहिए जिससे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड टिप है फीडिंग को लेकर। न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोते हैं, वो दिन में 18 से 20 घंटे सोते हैं। और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि उन्हें आप हर 2-2 घंटे में फीड कराना है आपको उन्हें, तो वो खुद से नहीं उठते हैं। ये हमें करना होता है कि हमें टाइम टू टाइम उन्हें फीड कराना होता है 2 से 3 घंटे में। आप रात में चाहे तो 4 घंटे में उठकर उन्हें फीड करा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे रात में जो सोते हैं वो सीधे सुबह उठते हैं, बट ये उनके लिए उन्हें लग रहा है कि वो अच्छे से सो रहे हैं, हमें देखने में लगता है कि हाँ ठीक है वो अच्छे से सो रहे हैं, लेकिन उन्हें उस टाइम पर फीड की नीड होती है। तो आप कोशिश करिए उन्हें उठाने की, और कम से कम 3 से 4 घंटे में उन्हें आप रात में तो फीड जरूर करवाइए, दिन में आप 2 से 3 घंटे में उन्हें फीड करवा दीजिए। या फिर जब वो क्रैंकी हो रहे हैं, खुद से दूध मांग रहे हैं, आप उन्हें तब दे दीजिए। नेक्स्ट टिप इसी से रिलेटेड है। आफ्टर फीड आपको उन्हें बर्पिंग कराना है। जी हाँ, डकार दिलाना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर उन्हें बर्प नहीं दिलाई जाती है तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है गैस की वजह से। इसीलिए आपको जैसे ही आप उन्हें फीड कराते हैं आपको 10 से 15 मिनट के लिए उन्हें बर्प दिलानी है, क्योंकि कभी कभी हम ये सोचते हैं जैसे हम उन्हें अपने नेक पर लेते हैं, यहाँ पर आपको बच्चे का चिन यहाँ पर करना है और अच्छे से उन्हें सपोर्ट देना है, क्योंकि वो अपने आप को होल्ड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी न्यूबॉर्न बेबीज। इसीलिए आपको पूरी तरह से उन्हें अच्छे से होल्ड करना है और एक बार आने पर उन्हें नहीं लेटा देना है। आपको कम से कम 10 मिनट तक वेट करना है कि हो सकता है उसे फिर से बर्फ आने वाली हो, क्योंकि हम एक बर्फ के बाद उसे नीचे लेटा देते हैं लेकिन वो कई बार स्प्लिट कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए आप उन्हें आफ्टर फीड बर्पिंग जरूर करवाइए। नेक्स्ट टिप है अम्बिकल कॉर्ड स्टम्प केयर की। जब न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं 10 से 12 दिन तक उनकी जो अम्बिकल कॉर्ड वाला नेवल एरिया होता है उस जगह पर आपको बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतना है, क्योंकि उस जगह वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। आपको उस एरिया को ड्राई रखना है। वहां पर जैसे ही आप साफ करते हैं उसे आपको सूखे कपड़े से भी अच्छे से सुखाना है, क्योंकि उस जगह पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं और कभी कभी अगर अच्छे से वो ड्राई नहीं होती है तो फिर वहां से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपको उस जगह को अच्छे से ड्राई रखना है। आपको डाइपर भी टेप वाले डाइपर यूज करने हैं। अगर आप लंगोट यूज कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप उस टाइम पर डाइपर यूज कर रहे हैं तो वो जो इलास्टिक वाला डाइपर होता है वो आपको यूज नहीं करना है। आपको वहां पर यूज करना है टेप वाले डाइपर्स, ताकि वो नेवल वाला जो एरिया होता है अम्बिकल कॉर्ड को वहां पर हार्म ना करे। और आपको कोशिश करनी है, आपको बार बार ये देखना है कि वो अम्बिकल कॉर्ड के नीचे ही रहे डाइपर, अदरवाइज वो उससे अगर टकराएगा ना डाइपर अम्बिकल कॉर्ड से तो वहां से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर जब भी आप नेवल एरिया को क्लीन कर रहे हैं तो अच्छे से आपको हाथ भी धोना है, उसके बाद अच्छे से गीला करके और फिर उसे सूखे कपड़े से पोंछ भी देना है, ताकि वहां पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे।
नेक्स्ट टिप है डायपरिंग को लेकर। अगर आप लंगोट यूज कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप डायपर यूज कर रहे हैं बेबी के साथ तो डायपर चेंज करने के लिए जब भी डायपर गंदा हो जाता है तो आपको इमिडिएटली उसे चेंज करना है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि 2 से 3 घंटे में आपको चेंज करना है, लेकिन आपको देखते रहना है कि जैसे ही डायपर फुल हो जाता है या गंदा हो जाता है तो आपको फटाफट उसे चेंज करना है, क्योंकि ऐसे में बेबीज को रेश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उन्हें रैश हो। तो जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हैं तो आपको डायपर शीट की जरूरत होती है, आपको डायपर रैश क्रीम की जरूरत होती है, आपको वेट वाइप्स की जरूरत होती है, आप बेबी पाउडर यूज कर सकते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें आपको साथ में रखनी है जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हैं। और अगर आप डायपर रैश क्रीम यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। मैंने यही किया है। मैं जब भी डायपर पहनाती थी मेरे बेबी को तो मैं कोकोनट ऑयल हल्का सा डायपर में ही लगा देती थी या तो फिर बेबी की स्किन पर लगा देती थी। लेकिन ज्यादा सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा डायपर में ही हाथ में कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा लेकर और उसे डायपर में ही लगा दीजिए, ताकि बेबीज को उनसे भी रेशेस नहीं होते हैं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। मेरे पास रेश क्रीम भी है लेकिन मैंने उतना ज्यादा यूज नहीं किया है। वैसे डॉक्टर्स रेश क्रीम का ही सजेशन देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करना चाहते हैं तो आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर उससे भी बेबी को रेशेस नहीं हो रहे हैं तो बेस्ट है, आप उसी को यूज कर सकते हैं। और मेरा एक और सजेशन रहेगा कि अगर आप घर में हैं तो आप वेट वाइप्स की जगह कभी कभी बेबीज को डायरेक्ट पानी से भी वॉश कर दीजिए, क्योंकि उससे सबसे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। वाइप्स को हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग बाहर ही ज्यादा यूज करें जब हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती कि हम धोए उन्हें अच्छे से वॉश कर दे पानी से। इसीलिए आप ये कोशिश करिए घर पे आप पानी से भी वॉश कर दे। वाइप्स का भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये रहता है ना, जब 1 मंथ तक के बेबी होते हैं उस टाइम पर मदर की कंडीशन उतनी नहीं होती, मतलब 1.5 महीने तक नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, लेकिन जब तक अच्छे से रिकवरी नहीं हो जाती है तो मदर उस कंडीशन में नहीं होती कि वो बहुत अच्छे से बेबी की केयर कर सके। इसीलिए स्टार्टिंग का जो 1.5 मंथ होता है ना उस टाइम तक ऐसा होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि बेबी को हम डायपर में रख रहे हैं वगैरह, लेकिन उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें लंगोट की तरफ स्विच करने के लिए। तो ये तब तक के लिए टिप है जब तक आप अपने मतलब आप बहुत ज्यादा फिट नहीं हो, मदर मतलब उस कंडीशन में नहीं हो कि वो अच्छे से केयर कर सके, तो उस टाइम तक के लिए आप डायपरिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है नहाने को लेकर। जब भी बेबी को आप नहलाना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 2 से 3 बार ही नहलाना चाहिए उन्हें हफ्ते में। लेकिन मैंने जब मेरा बेबी था उसे हमने 7 डेज का था उस दिन हमने उसे फर्स्ट डे नहलाया था और उसके बाद से लेकर आज तक मैंने उसे हर दिन नहलाया है। उसका जिस दिन वैक्सीनेशन डे होता है मैं उस दिन भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसे नहला ही देती हूँ, मतलब क्योंकि वैसे अभी तक हमने उसे पेनलेस वाले वैक्सीनेशन कराया था जिससे उसे ज्यादा फीवर वगैरह नहीं आया था। लेकिन लास्टिंग अभी हम लोगों ने उसे नॉर्मल वाला वैक्सीनेशन कराया था जिससे उसे फीवर आया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहलाकर सुला दिया था जिससे वो ठीक हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी क्लीन होती है तो हम लोग जैसे नहाने पर फ्रेश फील करते हैं वैसे बेबीज का भी होता है। अगर वो रोज नहाते हैं तो वो अच्छे से फ्रेश फील करते हैं, अच्छे से सो जाते हैं। ये सब कुछ मेरे ख्याल से नॉर्मल रहता है। तो मैंने तो जब से वो 7 डेज का था तब से लेकर अभी तक रोज नहलाया है, लेकिन कहा यह जाता है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ही नहलाना चाहिए। ये आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप उन्हें रोज नहला सकते हैं तो आप जरूर उन्हें डेली नहलाइए। मेरा सजेशन तो यही है। और जब भी आप उन्हें नहलाते हैं, अगर आप कॉर्ड निकलने से पहले उन्हें नहला रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयर रखनी है कि अम्बिकल कॉर्ड को बिल्कुल हार्म ना हो। और जब भी आप उन्हें नहला रहे हैं उसके बाद नहलाने के बाद उसके आपको अच्छे से क्लीन करना है। और आप चाहे तो उस पर थोड़ा सा पाउडर भी डाल सकते हैं या कोई सा ऑयल भी लगा सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि आप ऑयल मत लगाइए, लेकिन ऑयल नहीं लगाने की वजह से वहां पर लास्ट में मेरे को थोड़ी सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा सा ऑयल लगाने से वो अच्छे से निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। इसीलिए आप थोड़ा सा ऑयल या पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उसे ड्राई रखना है। आपको उसे बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है किसी भी सिचुएशन में। अगर आप उसे नहला रहे हैं या आप उसे स्पंज बाथ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसे क्लीन रखिए। नेक्स्ट टिप है मसाज को लेकर। आपको बेबी की हर दिन मसाज करना है। जब बेबी 4 डेज का होता है तब से आप उसकी डेली मसाज कर सकते हैं। आप किसी भी ऑयल से उसकी मसाज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा टाइम रहता है नहाने से पहले। अगर आप नहाने से पहले बेबी की मसाज कर देते हैं और आधे घंटे बाद उसे नहला देते हैं तो बेबी बहुत अच्छे से गहरी नींद में सोते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे वो आराम से सोते हैं। वैसे न्यूबॉर्न बेबीज अच्छे से सो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी भूख की वजह से या उन्हें कहीं बॉडी पेन होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप मसाज कर रहे हैं अच्छे से तो उन्हें जो बॉडी पेन होता है ना वो नहीं होता है और वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए मसाज बेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई सारे बेबीज होते हैं जो मसाज के टाइम पर रोते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें आई कांटेक्ट करते हुए अच्छे से इंगेज करेंगे ना अपने साथ तो वो रोएंगे नहीं। मतलब आप उन्हें अपने साथ एक तरह से एक एक्टिविटी की तरह उनके साथ कीजिए, उनके साथ खेलिए, उन अलग अलग आवाजें निकालिए जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ कुछ गेम चल रहा है। और जब हम उनसे आई कांटेक्ट करते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है। तो आप कुछ करते करते इस तरह की एक्टिविटी करते हुए अगर उनके साथ मसाज करेंगे तो वो अच्छे से हंसते खेलते मसाज करवा लेंगे। मैंने तो यही किया है। नेक्स्ट टिप है बेबी को शेक करने से रिलेटेड। अगर आप जो न्यूबॉर्न बेबी होता है 1 से 2 महीने का, उस टाइम पर आपको बेबी को बिल्कुल भी शेक नहीं करना है, ना तो हाथ में उसे शेक करना है सुलाने के लिए। बहुत अगर आप बच्चा रो रहा है तो आप उसे बहुत ज्यादा थपथपा कर या शेक करके नहीं सुलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस टाइम पर बेबी के ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं जो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी उन्हें शेक नहीं करना है। और इवन जो हवा में उछालते हैं थोड़ा सा बच्चों को, वो भी बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी जो चीजें होती है 4 मंथ के बाद करना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कभी भी अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसे हिलाकर सुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये हमें लगता है कि हम हिलाने से उन्हें सुला देंगे, लेकिन उसके बाद वो इनफेक्ट और ज्यादा थक जाते हैं। अगर वो रो रहे हैं इसका मतलब ये कि उन्हें कोई ना कोई सी प्रॉब्लम है। इसीलिए आप उस प्रॉब्लम को देखिए। हो सकता है उन्हें कहीं बॉडी में नॉर्मली बच्चों का यहाँ पर जो गले का एरिया होता है ना, यहाँ पर उन्हें कुछ भर जाता है जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है। तो अगर आप यहाँ पर मसाज करवा लेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो जो एक्सपर्ट होते हैं मसाज में, जिन्हें आपने मसाज के लिए अगर बेबी के लिए किसी को लगाया हुआ है तो आप उनसे करवा सकते हैं। वो मसाज करके बेबी को रिलीफ दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टिप जो है वो है नेक्स्ट और लास्ट टिप जो है वो है हाइजीन को लेकर। आपको न्यूबॉर्न बेबी को जब भी आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। अगर बाहर कहीं है तो आपको सैनिटाइजर यूज करना है। बेबीज को मिलने के लिए कई सारे लोग आते हैं तो आपको उनके साथ भी सैनिटाइजर यूज करना है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा वायरस चल रहा है। इसीलिए आपको बेबी का अच्छे से ध्यान रखना है। ये थे वो सारे टिप्स जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड मेरे पास कि बेबी को सुलाने के लिए जो उनका स्लीप पैटर्न होता है उसे कैसे ठीक किया जाए। मेरा बेबी जब 3 डेज का था, जब हम लोग उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे, उस दिन से मैंने उसका एक स्लीपिंग पैटर्न बनाया हुआ है जो आज तक नहीं टूटा है। 2-3 बार, अब वो 7 मंथ का है तो 2 से 3 बार ऐसा हुआ है जब वो रात में थोड़ा सा जगा था। ऐसा तो हम लोगों के साथ भी कभी हो जाता है कि हम लोगों को कभी नींद नहीं आती है, लेकिन एक उसका स्लीपिंग पैटर्न बना हुआ है। उसे दिन में कब सोना है, रात में कब सोना है, सब कुछ डिसाइडेड है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको जानना है वीडियो तो आप लोग मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब एक सेपरेट वीडियो बनेगा। इसे मैं एकदम शॉर्ट में जल्दी जल्दी नहीं बता सकती। आपको उसके लिए एक अच्छे से रूटीन फॉलो करना होगा जिससे बेबी को आइडिया होगा दिन रात क्या होती है। मुझे लोग ये बोलते थे कि बेबीज रात में ही जगते हैं और दिन भर सोते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है दिन रात का। और तभी से जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैंने तब से ये सोच के रखा हुआ था कि बेबीज को नहीं पता है कि दिन रात क्या होता है, लेकिन हम तो बड़े हैं, हम तो उन्हें समझा सकते हैं। वो खुद से समझे उसके पहले हम उन्हें समझा सकते हैं। मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसे रूटीन फॉलो करूंगी और वो सब कुछ हो गया। एंड बेबी का बहुत अच्छे से रूटीन बना हुआ है, वो अच्छे से सोता था तब से, जब से वो 3 डेज का था। अगर आप लोगों को जानना हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जरूर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। इसी तरह के और वीडियोज देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।